नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मुझसे जुड़े हुए सारे के सारे यूट्यूबर और फेसबुक पे भी जुड़े हुए और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। उन सभी को मेरा नमस्कार और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने डाउट सेशन स्टार्ट कर दिया है और डाउट सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कैसा भी किसी भी प्रकार का डाउट हो आप मुझे भेजिए। आज जो हमारा सेशन है वो कौन सा सेशन है? अपना तीसरा सेशन है, मतलब 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ डाउट के। और पता है आपको मैं एक और अच्छी रोचक बात बता दूँ, 2 दिन के अंदर अंदर कम से कम मेरे पास में 70 से 80 डाउट आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो मेरे स्टूडेंट ना होकर भी मुझे उन्होंने डाउट भेजे हैं। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की है और एक लड़का है जो मेरे बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं है। मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि सर हम आपके स्टूडेंट नहीं है, लेकिन रैंडमली हमने यूट्यूब पे आपको सर्च किया, आप हमें मिले और वहाँ पे हमें पता चला कि आप डाउट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम आपको डाउट भेजें। मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, है ना। और कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे डाउट भेजा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके पास जो भी डाउट है आप मुझे भेजिए। आज जो मैं डाउट कराने के लिए जा रहा हूं ये अच्छे क्वेश्चन है, मैं खुद कहता हूं ये अच्छे हैं लेकिन बेस्ट नहीं है। अच्छे इसलिए हैं कि ये हम थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़े मतलब कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन ले सकते हैं। लेकिन मैं हकीकत आपको बता दूं इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वाकई में जेन्युइन हैं, वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कभी एग्जाम में मुझे तो नहीं लगता कि वो पूछे जाएंगे। हाँ, कुछ उनको मिल गए होंगे किसी भी किताब से, किसी भी बुक से, किसी भी PDF से, जो कि उन पर नहीं बने हुए और उन्होंने मुझे डाउट के लिए भेजा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप कोई किताब ना करें, कोई PDF ना करें या किसी का चैनल ना देखें। आप बिल्कुल 100 चैनल देखिए, आप 100 किताबें लगाइए, 100 PDF लगाइए मैथमेटिक्स के, और आपके जो भी डाउट हों आप मुझे भेजिए। आप उसकी चिंता नहीं करेंगे, विद इन 2 to 3 डेज में आपको आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अब रही बात 70-80 क्वेश्चन है, तो कभी कभार क्या होता है 70-80 क्वेश्चनों को मैं कराता हूँ तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर ने मेरे क्वेश्चंस करवाए नहीं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। 100% आपके डाउट में, आप डाउट सेशन में आपका वीडियो 100% आपके क्वेश्चनों का जरूर आएगा, है ना। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। आज के जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे अपनी कॉपी में लिख लेना। जो स्टूडेंट मेरे हैं, मैंने क्लास में नहीं करवाए हों तो भी आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेना, और जो स्टूडेंट मेरे नहीं है फिर भी वो अगर सॉल्व करना चाहते हैं फिर भी इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिख देना, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है, बेस्ट इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही रेयर केस। अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो मान भी सकते हैं चलो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप CGL CDS तक भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए। हालांकि पेपर टफ नहीं आ रहे हैं आजकल, बस कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो आप ऐसा भी दिमाग में नहीं लिख रहा है कि सर पेपर टफ है, पेपर टफ है। बिल्कुल भी पेपर टफ नहीं है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करें फिर। आज का पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था एक लड़की ने, वो भी मैं सारे के सारे लगभग मैं 6-7 क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। तो उन सारे क्वेश्चंस में मैं डाउट देख लेता हूँ और सारे के सारे मैंने इकट्ठे कर लिए और वो सारे करवाता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर। देखिए आज के सेशन 3 का पहला क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप क्या करना, जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर वो क्वेश्चन नहीं बन पाया आपसे तो आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। फिर भी सॉल्यूशन में कहीं कोई दिक्कत हो तो उसे 2 बार देखें, 3 बार देखें, और फिर भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक होकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर आज का, और जो भी डाउट हो आप मुझे भेजिए, बेझिझक होकर आप मुझे डाउट भेजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अच्छा क्वेश्चन है ये, ABCD इज अ सर्कल एंड सर्कल are drawn with AO, CO, DO and OB as a diameter. Area E and F are the shaded. E upon F is equal to क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा, आप देख लेना, इधर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। बाकी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। फिगर दिया हुआ है कि ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये 2 डायमीटर खींचे गए हैं, एक ये रहा और एक इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम दे दिया D, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सेंटर है सर्कल का जो है O, ठीक है। इन्होंने क्या करा, फिर से ऐसे सर्कल खींचे, ऐसे देख लेना, आपको क्वेश्चन में सब दिखाई दे जाएगा। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, सर्कल खींचे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने सर्कल खींच दिया है
और सर्कल खींचने के बाद इन्होंने क्या करा, इस वाले पोर्शन को देखना, इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ। इस वाले पोर्शन को उन्होंने शेडेड कर दिया है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन भी शेडेड है। बस सामने देखना, समझना है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे हैं, है ना, इसलिए आप ध्यान से देखना। ये जो है इसका नाम ई दे दिया है, क्या दे दिया है, ई, मतलब ये जो है ये सारे ई है, क्या है ये ई, और इनका नाम दे दिया एफ, ये जो सारे हैं एफ, ये एफ है और ये भी एफ है, ठीक है। और ये जो बचे हुए हैं इसका नाम दे दिया जी, ये जी है, ठीक। और आपसे पूछा गया कि आप ई बटे एफ बताएं कितना होगा, और आपके ऑप्शंस आपने देख ही लिए होंगे। ऑप्शंस आपको दिए 1/2, π/2, 1, डी है π/4, ठीक है। आपको ये दे रखा है, हमें सॉल्व करना है, करें। आप क्या करना है, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, सीधा सीधा सा। आप तो एक कंसेप्ट दिमाग में उठा लें, आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। आप क्या करें, आप इस सर्कल में से किसी भी एक पार्ट को उठा लें, या एक चतुर्थांश को उठा लें, या एक क्वाड्रेंट को उठा लें। जैसे देखना ध्यान से, इधर बिल्कुल सामने देखना। मैं कहता हूं यार एक काम करो, ये जो है ना इसको ले लो आप, बस इसको ले लो। मैंने ऐसा आपसे बोल दिया, बिल्कुल ध्यान से समझना इधर इसको, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी मोटी चीजें मैं बता देता हूं। ओ सी क्या है, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस। ओ डी क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस। ओ बी क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस। और ओ ए क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस। तो मैं ये बोल सकता हूं ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, जो मैंने कह दी आर, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल या आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इधर मैंने कह दिया ये आर है, ध्यान से सुनना। मैंने कह दिया ये आर है भाई, ये क्या है, आर। अब मैं आपसे कहूं कि यार ये सर्कल बनाया था ना हमने, ये सर्कल बनाया, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल, ये सर्कल, इस सर्कल का ये क्या हो गया, इस सर्कल का अगर मैं बोलूं ओ ए क्या हो गया, तो आप क्या कहेंगे, सर इस सर्कल का ओ ए जो है वो डायमीटर हो गया। और डायमीटर हो गया, तो डायमीटर हो गया, तो सबसे पहले ये बताएं ओ ए क्या है, आर। ओ ए क्या है, आर, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल आर। तो ये आर है, मतलब इस सर्कल का जो डायमीटर है, इस छोटे वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो कैपिटल आर हो जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे, r/2 हो जाएगी। क्या ये बात समझ पाए। इसकी रेडियस, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस तो r हो गई, मतलब OCR हो गई, ODR हो गई, OBR हो गई, OAR हो गई। अब मैं इस सर्कल की बात करूं तो OA इसका डायमीटर काम करेगा, मतलब जो r के बराबर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2। ये छोटी सी चीज समझ में आई, बस हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इस क्वाड्रेंट को फॉलो करते हैं। मुझे बताएंगे इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। तो पहले पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। पता है सर्कल का एरिया πr² होता है। तो इस क्वाड्रेंट का क्या होगा, बटे में कितना, 4, क्योंकि आपको पता है ये कंप्लीट πr² है, तो इसके ये 4 पार्ट हैं। तो ये πr²/4, 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 तो टोटल कितना हो जाएगा, πr²/4 हो जाएगा। समझ पाए इस बात को। तो इस क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, g, तो यहाँ लिख दूं g, प्लस ये एरिया कितना है, f, तो यहाँ लिख दूं f, प्लस ये एरिया कितना है, g, तो ये लिख दिया मैंने g, प्लस ये एरिया कितना है अपना e, तो मैंने ये लिख दिया e। तो मैं बोल सकता हूँ 2g प्लस f प्लस e बराबर कितना हो गया, πr²/4। क्या ये बात समझ पाए। इस क्वाड्रेंट का एरिया मैंने ये निकाल लिया, समझ पाए। क्वाड्रेंट में क्या कह रहा है, g और g, 2g हो गया, f और e, तो ये हो जाएगा 2g प्लस f प्लस e, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²/4 हो जाएगा। ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई। ये छोटी सी बात समझ पाए आप,
है ना। अब मैं पूछूं कि यार एक बात बताएं, ये जो अंदर वाले ये छोटा सर्कल है ना, ये छोटा सर्कल, ये इसकी रेडियस क्या हो, वो इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई, रेडियस इस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है r/2, तो पाई आर, तो ये कितना आ जाएगा पाई r²/4, समझ पाए। और इस सर्कल का एरिया क्या होगा बताएंगे, इस सर्कल का एरिया, तो आप क्या कहेंगे जी और जी 2g प्लस f और f कितना हो जाएगा 2f, तो ये 2f हो गया, तो ये अपनी कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन। अब आप मुझे बताएं पहली और सेकंड इक्वेशन में अगर RHS बराबर है, अगर RHS बराबर है तो ये LHS भी क्या हो जाएगा बराबर, तो इन दोनों को मैं बराबर कर दूं, समझ पा रहे होंगे, इन दोनों को अगर मैं बराबर करूंगा तो ये कितना है 2g प्लस f प्लस e बराबर कितना हो गया 2g प्लस 2f, तो ये हो जाएगा 2g प्लस 2f, तो 2g से 2g कट गया, मुझे बताएंगे f इधर जाएगा तो e बराबर क्या हो जाएगा f हो जाएगा, समझ पाए। और अगर मैं पूछूं e बटे f कितना होगा, तो आप क्या कह देंगे e बटे f कितना हो जाएगा 1, और आपसे पूछा क्या गया e बटे f, आपका e बटे f कितना आया 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, समझ गए। सरल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये कंप्लीट सर्कल है, इसकी रेडियस r हो गई, इसका मतलब OCR हो गया, OAR हो गया, OBR हो गया, ODR हो गया, समझ गए। इसमें से क्या करना, मैंने एक चतुर्थांश उठाया, चतुर्थांश का एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब मैं पूछूं एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा पाई r²/4 हो जाएगा, और इसका एरिया कितना है, ये कितना दिया क्वेश्चन में दिया है, ये g है, ये g है, ये f है और ये e है, तो 2g प्लस f प्लस e बराबर कितना हो जाएगा पाई r²/4, समझ गए। अब इसमें से एक सर्कल ले लो, मैंने ये छोटा वाला सर्कल ले लिया, इस ये क्या है r है, ये इस छोटे वाले सर्कल की डायमीटर का काम करेगी इस सर्कल का, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r/2। अब मैंने पूछा यार इसका एरिया बता दो, तो एरिया क्या होता है सर्कल का पाई r², तो पाई r कितना है, रेडियस कितनी है r/2 का स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r²/4। और देखें इधर ये कितना है g, और g कितना हो गया 2g, और ये कितना f और f कितना हो गया 2f, तो देखें RHS अगर बराबर हो गया तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, और जैसे इन दोनों को बराबर करेंगे तो e बटे f कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर C हो जाएगा, समझ पाए। सरल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अच्छे से आप करिए, समझ में आ जाएगा। चले हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज के सारे क्वेश्चंस बेहतरीन है, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आज के सारे क्वेश्चंस आपके बेहतरीन है, तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। हटा दूं, ये एग्जाम में आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, A kite is in a square shape of a square with a kite is in shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shaded as shown. How much paper of each side has been used? बस कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या बोला है, अपनी देसी भाषा में बता देता हूँ। एक पतंग बनाई गई है, ये पतंग है उसकी, और इसके नीचे ये पतंग है, ठीक है, ठीक। ये जो पतंग है ना, ये पतंग स्क्वायर शेप में है, किस शेप में है, स्क्वायर शेप में, ठीक है, हाँ स्क्वायर शेप में है ये, ठीक। इसके डायगोनल दिए 32 सेंटीमीटर, तो आपको पता है जैसे मैं नामकरण दिया भी है इसमें A B C D E और F, तो AB AD डायगोनल है, डायगोनल क्या क्या है इसके AD, और क्या है BC जो कितना दिया आपको 32 सेंटीमीटर, समझ पाए, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रखा है ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, तो उसने कहा कि और ये दिया है अपना कितना 8 सेंटीमीटर, और ये दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, डायगोनल 32 दे रखे हैं आपको, ठीक है। और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शन मुझे कुछ गलत लग रहे हैं यहाँ पे, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 17.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शंस गलत लग रहे हैं क्योंकि डेटा इतना बड़ा है, तो ऑप्शन इतने छोटे कैसे हो सकते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए उसने क्या पूछा है कि इन तीनों पार्ट पर कितना पेपर यूज किया गया, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इस पतंग को बनाने में कितना पेपर यूज किया गया। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर पतंग बनाने में कितना पेपर यूज किया गया, काइट बनाने में कितना पेपर यूज किया गया, तो आप ऐसा मत समझ लेना कि ये जो फर्स्ट लिखा है सिर्फ इतने से पार्ट के लिए है, ये गलत हो जाएगा। ये जो फर्स्ट लिखा है ना ये कंप्लीट इस पार्ट के लिए है, ये जो सेकंड लिखा है ना ये कंप्लीट इस पार्ट के लिए है, ये जो थर्ड लिखा है ना कंप्लीट इस पार्ट के लिए है। समझ पाए? यहां पे डायग्राम में आपको फर्स्ट इधर दिखाई दे रहा है, सेकंड इधर दिखाई दे रहा है, तो आप ये मत समझ बैठना कि यहां पे जो ये फर्स्ट है वो ये है, जो सेकंड है वो ये है, ऐसा मत समझ बैठना। क्योंकि उसने पेपर पूछा है, काइट को बनाने में लगा पेपर, तो इसका मतलब ये भी तो पेपर है, जब काइट बनाई गई होगी तब ये भी तो लगा होगा। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट है ना ये कंप्लीट इसकी बात कर रहा है, सेकंड इस कंप्लीट बात कर रहा है, ये थर्ड इसकी कंप्लीट की बात कर रहा है। अब उसने कहा कि कितना पेपर यूज होगा, तो सरल सा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको पता है ये क्या है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में ये क्या है, डायगोनल है। और आपको मैंने बताया था और आपको पता भी होगा कि एक स्क्वायर शेप में अगर मैं डायगोनल खींचता हूं तो उसका एरिया दो बराबर भागों में टूट जाता है ना। ये आपको पता होगा, ठीक है। अब समझना, इधर डायगोनल कितना है, 32। आपको पता है ये सारी चीजें, जैसे ये एक स्क्वायर है, ये इसका डायगोनल है जो 32 दिया है। मान लीजिए साइड ए है, ये ए है, तो ये कितनी होती है, √2 है, पता है आपको। इसका मतलब √2 ए की वैल्यू कितनी दी है, 32। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/√2। और √2 का अगर मैं रैशनलाइजिंग कर दूं इस तरीके से, तो ये 2 से कितनी बार 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16√2। इसका मतलब ये जो पतंग बनाई गई है ना, इसकी हर एक साइड जो होगी ना वो कितनी होगी, 16√2 होगी, है ना। अब आपको ये पता है ये डायगोनल है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये डायगोनल है। तो डायगोनल जो होता है एरिया को दो बराबर भागों में तोड़ता है, इसका एरिया इसके बराबर होगा, तो पहले वाले का एरिया किसके बराबर होगा, दूसरे वाले के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, है ना। और अगर मैं बोलूं पहले और दूसरे को जोड़ दूं, ध्यान से सुनना, अगर पहले और दूसरे को जोड़ दूं, यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, तो आप क्या कह देंगे सर, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अगर मैं इस फर्स्ट पार्ट और इस सेकंड पार्ट को जोड़ दूं तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे बता दो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, पता है आपको। और साइड कितनी है, 16√2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इधर ध्यान से सुनना, ये लिख लेना आप, हटा दूं मैं इधर वाला पार्ट, हटा दूं ये वाला, चलो ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं। तो इसका मतलब ये जो पतंग का ऊपर वाला भाग है, ये जो काइट है ना, इसका टोटल एरिया 512 है। अगर वो पूछे पहला वाला कितना होगा, तो आपको पता है ना 512/2, और दूसरा वाला भी कितना होगा, 512/2, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था पहला और दूसरे का एरिया बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 256, और ये भी कितना आ जाएगा, 256। तो पहला एरिया कितना आ गया, 256, दूसरा एरिया कितना आ गया, 256, इसलिए टोटल एरिया कितना आ गया, 512। इसका मतलब इस काइट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कितना आ गया, 512। अब ये वाला पार्ट भी तो है, तो मैंने कहा यार तीसरे वाले पार्ट का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। अब ये तो मैंने आपको बताया ये सिंपल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, DEF आइसोसेलेस है, ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है। आपको मैंने बताया अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट पे मिलाऊंगा तो परपेंडिकुलर बनेगा, पता होगा आप सब लोगों को। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 36 - 16, 36 - 16, तो ये कितना आ जाएगा, 0, 20, √20। √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5, समझ पाए। तो ये 2√5 आ गया। अब मुझे बताएं किसी भी ट्राइंगल में अगर बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है तो इसका एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर एरिया होगा हाफ बेस इंटू कितना, हाइट कितना, 2√5। तो 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ पाए। तो तीसरा वाला आ जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने क्या पूछा कि प्रत्येक पार्ट में कितना एरिया लगेगा, तो इसके 3 आंसर आने चाहिए, इसलिए मुझे ऑप्शन गलत लग रहा है, कितने प्रत्येक पार्ट में कितना एरिया लगेगा। तो आप देखिए में एरिया लगेगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे पार्ट में एरिया लगेगा
256 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होंगे। और तीसरे पार्ट में जो एरिया लगेगा, जो इसकी नीचे वाला जो भाग है उसका जो लगेगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर वो पूछता कि टोटल कितना लगेगा तो इनको जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा टोटल पेपर कितना लगेगा इसमें। समझ पाए? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना, इस स्क्वायर का एरिया प्लस इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, टोटल एरिया पतंग का आ जाएगा। अगर वो पूछे पहले भाग का एरिया तो आपको पता है ये स्क्वायर है, ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल एरिया को दो बराबर भागों में तोड़ता है। तो इसका एरिया अगर 512 है तो 256 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 256। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल जोड़ दोगे तो आपका टोटल पतंग का एरिया, टोटल कागज का एरिया आ जाएगा। समझ पाए? इसलिए मुझे ये गलत लग रहे हैं। और ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, ये किसी अदर क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे पुट कर दिए होंगे। समझ पाए? चलो हटा दो इसे। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। जो करवाया है, जो काइट वाला क्वेश्चन करवाया अपना सेकंड वाला, उसमें हमारा आ रहा था कितना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का भी कितना आ रहा था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड पार्ट का कितना आ रहा था 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 8√5 है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके ऑप्शन में, दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, बस समझना, कुछ नहीं है उसमें। ऑप्शंस आपके एक दिया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन आपको दिया 17.10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है कितना 17.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 92 आएगा यहाँ पे, 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये आपको थर्ड पार्ट के दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं? थर्ड पार्ट का ऑप्शंस दे रखे हैं। थर्ड पार्ट में आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर गलत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने पूछा है कि पतंग को बनाने में प्रत्येक पार्ट में कितना पेपर लगेगा। तो आपका पहले पार्ट में पेपर लगेगा 256, दूसरे पार्ट में पेपर लगेगा 256, और तीसरे पार्ट में लगेगा 8√5 या 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पाए? आप ये ध्यान रखना, इसको लिख लेना, ठीक है। अब अपन तीसरे पार्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे पार्ट का क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कल है, तो मैंने ये सर्कल बना दिया। यहाँ पे दो कॉर्ड हैं जो 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ये 90 डिग्री पे कटवा दिए, और इनका नाम जो दिया है आपके क्वेश्चन में, ये दिया है ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी, और ये दिया है डी। ये ओ पॉइंट है और ये 90 है। ध्यान रखना, ये ओ सेंटर नहीं है, ये जहाँ पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट है अपना ओ, ठीक है। यहाँ पे आपको और क्या क्या दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सी बी आपको दे रखा है, यहाँ पे ए डी आपको दे रखा है, बाकी आप कर सकते हैं। देखिए इधर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने अगर मुझसे पढ़ाई की है तो आपको आपकी कॉपी में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मान लो आप मुझसे नहीं भी पढ़े हैं तो एक कंसेप्ट, एक छोटी सी चीज़ याद रखना, जब भी किसी सर्कल में दो कॉर्ड 90 डिग्री पर काटें, मान लीजिए ये नाम कर ही देता हूँ ए बी सी डी, और ये ओ पॉइंट है, काट है, तो इसकी जो डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है वो हमेशा होता है रूट के अंदर ओ ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। मतलब जहाँ से कट करते हैं ए ओ बी सी ओ डी, इन सब का स्क्वायर और प्लस में करना है, ये डायमीटर आ जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे ओ सी और ओ बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे मैं कहूँ कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करें तो आप क्या कहेंगे सर, ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका सी बी का स्क्वायर। समझ पाए? तो ओ ए, ओ सी और ओ बी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। समझ पाए? मतलब ये सी बी, ऐसे ही यहाँ पे ये ए डी का स्क्वायर, मतलब ओ ए और ओ डी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इन दोनों की जगह ए डी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये ए डी, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर देना इसमें, पाइथागोरस थ्योरम का, तो ये आ जाएगा ए डी का स्क्वायर। समझ पाए? तो यहाँ पे जो डायमीटर बनेगा वो आपका अंदर बनेगा रूट के अंदर सी बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। और अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताएंगे इसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप बोल देंगे सर रेडियस हमेशा आधी होती है, तो आ जाएगा सी बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा 2। समझ पाए? ये चीज़ मैंने प्रूफ करके बताई है, आपकी कॉपी में लिख रखा होगा जिसने मुझसे पढ़ाई की, लेकिन नहीं भी पढ़ रखा हो तो आप ये चीज़ याद रखना। क्या? पहले तो ये याद रखना
कि अगर दो कॉर्ड अगर 90 डिग्री पे काटें तो ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर ये प्लस में होंगे, डायमीटर आ जाएगा। और अगर मैं ये वाली लाइन खींच दूँ, मतलब ये वाली लाइन खींच दूँ, तो इसकी जो रेडियस होगी या डायमीटर होगा वो होगा सी बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर रूट के अंदर। तो सी बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा, डायमीटर रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, आधी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। देखिए सर, ये चीज़ पता होना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है। जिस विद्यार्थी ने, जिस स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है, अगर उसको प्रूफ चाहिए तो बेझिझक होकर मुझे मैसेज कर देना, मैं हैंड रिटन में आपको उसका प्रूफ भेज दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे रूट के अंदर ये आ जाएगा कितना, सी बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, और रेडियस बटे में कितना आ जाएगा 2। समझ पाए? यहाँ पे आपको सी बी दे रखा है कितना, यहाँ पे आपको सी बी दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, सी बी 12 मतलब 144, ए डी मतलब 16 मतलब 256, बटे में 2 आ जाएगा। तो रेडियस आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने पूछा यार आप इसका एरिया बताएं, तो एरिया आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस कितनी है 10 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 144 पाई, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 96 पाई, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 98 पाई, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 100 पाई। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। समझ पाए? हटा दूँ तीसरे क्वेश्चन को, सरल है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इसे आप कर लेना ध्यान से। अब अपन 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं 4th नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर अगर मैं सर्कल खींचूंगा तो इसे इन सर्कल कहते हैं, और इस इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल बटे में आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। ये आपको पता होगा, ये अपन ने प्रूफ भी किया था, जो लोग मुझसे पढ़े हैं, लेकिन जिसको प्रूफ चाहिए वो मुझसे बिल्कुल बेझिझक होकर मैसेज कर देना, मैं हैंड रिटन में आपको प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही एक ट्राइंगल है ये, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, और यहाँ पे मैं एक सर्कल खींच रहा हूँ, ये इस तरीके से, ये इन सर्कल होता है, ऐसे ये होता है एक्स सर्कल या आउटर सर्कल। क्या होता है, एक्स सर्कल या फिर आउटर सर्कल। इसकी जो रेडियस होती है वो होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल बटे सेमी पेरीमीटर माइनस। अब मुझे बताएंगे ये जो सर्कल है ये एक्चुअल में किस साइड को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, लेकिन ये एक्सटेंडेड पार्ट है, इसको टच कर रहा है, ये एक्सटेंडेड पार्ट है, लेकिन हकीकत में ये तो ओरिजिनल साइड है, इसको टच कर रहा है ये सर्कल, तो इस साइड को हम इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी, तो मैं कह रहा हूँ इसको टच कर रहा है तो आप इसको माइनस कर सकते हैं एस माइनस ए, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी एस माइनस ए। आप ये लिख लेना, आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से पूछा गया है, वो मैं बता देता हूँ आपको, पहले आप लिख लो, इसे हटा दूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 4th नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल है। यहाँ पे ऑप्शंस पहले मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 2√5, दूसरा ऑप्शन है आपका 12√5, तीसरा ऑप्शन है आपका 18/√6, 12/√5 है ये, और डी ऑप्शन है आपका 8/√3, ठीक है। आपसे कहा गया कि ये एक सर्कल है और यहाँ पे इस तरीके से आपको ये दो टेंजेंट से दिखाई देंगे, ये दिखाई दे रहे हैं, ये आ गए, और यहाँ से एक साइड दिखाई दे रही होगी आपको, ये दिखाई दे जाएगी, ठीक है। यहाँ से नामकरण कर देते हैं, ये P दिया है, ये C है, ये D है, जहाँ पे ये टच कर रहे हैं वो A है, ये B है, और ये इसका सेंटर O है, ठीक है। PC आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, PD आपको दिया है 9 सेंटीमीटर, और CD आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछिए इसकी रेडियस निकालें, क्या निकालना है आपको, इसकी रेडियस। अब ये कौन सा सर्कल है, एक्स सर्कल। एक्स सर्कल में रेडियस क्या होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बटे सेमी पेरीमीटर माइनस ए, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले ये ट्राइंगल है कौन सा, स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन मतलब विषमबाहु त्रिभुज है ये। अगर मैं कहूँ कि इसका एरिया क्या होता है, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, तो ये क्या होता है, सभी साइडों का सम बटे में कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 और 7 16 और 8 24, मतलब 12 आ जाएगा, आएगा। और अगर मैंने पूछा यार एरिया बता दो, एरिया कितना होता है, तो हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, S मतलब 12, S माइनस ए, 12 माइनस ए, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, मान लेते हैं,
तो s माइनस से 12 माइनस 8 मतलब कितना आ जाएगा 4, 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5, 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा 3। समझ पाए? 12 4 3 12, देखिए इधर 4 3 12, ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 12 बाहर निकलेगा तो √5 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा एरिया। समझ पा रहे हैं? अगर मैं पूछूं इसका वो निकाला क्या रेडियस क्या होगी, तो एरिया कितना है 12/√5, तो आ जाएगा 12√5, 12√5। एरिया कितना है 12√5, तो मैंने लिख दिया 12√5। सेमी पेरीमीटर कितना है 12, तो ये आ जाएगा 12 माइनस a। अब यहाँ पे इस a नहीं, ध्यान से सुनना, वो तो फॉर्मूले की तरह याद कराया। ये सर्कल एक्चुअल में किस साइड को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। समझ पाए? तो इस वाली साइड को लेंगे तो 12 माइनस 7, तो ये आ जाएगा कितना 12√5/5। तो इससे ये कितनी बार कटेगा √5 बार, तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 12/√5 आ जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। समझ पाए? सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, छोटे मोटे से क्वेश्चन हैं, आप इसको याद रख के अच्छा सा। ये फॉर्मूला जो प्रूफ होता है ये बाइसेक्टर थ्योरम से प्रूफ होता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए आप मुझे बताना, हालांकि ये तो डाउट सेशन चल रहा है तो उसमें मैं आपको इसी तरह समझा सकता हूँ। बाकी अगर प्रूफ चाहिए, जिस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है वो मुझे मैसेज कर दे, मैं हैंड रिटन में आपको इसका प्रूफ दे दूँगा। ठीक है, चले हम तीसरे 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। हटा दूँ 5वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी सरल है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है ना। कौन सी थ्योरम क्या याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से। इधर आपको दे रखा है कि 2 सर्कल हैं, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ये सर्कल बना दिया और एक ये सर्कल बना दिया। ठीक है, यहां से एक लाइन निकलती है, ये लाइन निकाल दी मैंने। ठीक, और यहां पे ये इस तरीके से इसको टच कर रही है। थोड़ा ध्यान से देखना इधर, जैसे मैं इसको हटा के दोबारा बना देता हूँ। मैं आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, है ना? चलो देखिएगा, ये बना दिया, यहाँ से ये चली गई, यहाँ से ये चली गई साइड। ठीक है, और ये है A, ये है P, ये है B, ये है PQ, ये है PR, ये है S। ठीक है, AP दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, ओके। PR दिया है आपको कितना 6 सेंटीमीटर, ये 6 हो गया। यहाँ पे आपको PB दिया है 5 सेंटीमीटर, आपको PQ निकालना है, बस छोटी सी बात है। और आपके ऑप्शंस ये दे रखे हैं, ऑप्शंस में लिख देता हूँ 7.33, B ऑप्शन आपको दिया है 9.6, C ऑप्शन आपको दिया है 7.5 और D ऑप्शन आपको दिया है 6.66। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं खुद कह रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से करना, आप खुद करना, वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहे तो आप उसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए इधर, देखना। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा यार ये एंगल x है या थीटा है, मैंने कह दी ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ये क्या है, इस तरीके से मैं लाइन खींच रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप इसे थोड़ा गौर करेंगे तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस वाले सर्कल का, रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इस वाले सर्कल का ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये सर्कल है, इस सर्कल का ये इस तरीके से मैं बना देता हूं, बस ध्यान से समझना, इधर लिखते रहना आप बाद में। ये इस तरीके से बना हुआ है, और क्वाड्रिलेटरल सर्कल की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाए, प्रॉपर्टी पता है आपको, एक्सटीरियर एंगल है ये, और ये पता होना चाहिए, है ना? इसको प्रूव भी किया था, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज में मैंने आपको बताया था। ये चीज समझ में आई आपको? तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। समझ गए? ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं ये एंगल अल्फा है, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है। ठीक है, अगर ये एंगल यहां पे अल्फा है तो देखिए इधर ध्यान से, ये पेन दिखाई, इस पेन पे गौर करना। ठीक है, ऐसे कर देता हूं मैं, ये, ठीक है, ये और ये और ये। अब देखें इधर, ये जो जिगजैग फॉर्मेट में, जिगजैग फॉर्म में आपको ये
लाइन दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वो भी इधर वाले सर्कल का। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इधर वाले सर्कल का और ये एक्सटीरियर एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। समझ पाए? देखो मैं बना देता हूं इधर, ये है इस तरीके से, पहले इस लाइन को खींचते हैं, मैंने ये लाइन खींच दी, फिर मैं इसको खींच दूं, फिर मैंने ये खींच दी, फिर मैंने कहा इसको खींच दो, तो फिर मैंने ये खींच दी, फिर मैंने कहा इसको खींच दो, तो फिर मैंने ये खींच दी, और मैंने कहा कि ये एंगल अगर आपको अल्फा दिया है तो आप क्या कहेंगे, सर ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ पाए? अब आप क्वेश्चन खत्म, अब कुछ भी नहीं बचा है इसमें, हटा दो इसको, ये दोनों पार्ट देखना ध्यान से इधर। अब हो गया खत्म क्वेश्चन। देखिए मैंने कहा ट्राइंगल ए पी क्यू यहाँ पे बनाते हैं, ये बना दिया कुछ इस तरीके से, ये ए है, ये ए लिख दिया, ये पी है, ये पी लिख दिया, ये क्यू है, ये क्यू लिख दिया, ये 8 है, ये 8 लिख दिया, ये थीटा और अल्फा है, ये थीटा और अल्फा लिख दिया। मैंने कौन सा बना दिया, ट्राइंगल ए पी क्यू। समझ पाए? ऐसे ही मैं कहता हूँ ट्राइंगल पी बी आर बना दो, तो यहाँ पे आप पी बी आर कुछ ऐसे बनेगा, ये P है, ये P लिख दिया, ये B हो गया, ये R हो गया, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये एंगल थीटा है, ये थीटा कर दिया, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे अगर आप इन दोनों ट्रायंगल की तरफ गौर करोगे तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। क्योंकि सिमिलर क्यों हो गए, क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, और अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब आप मुझे बताएं, अब आप सिमिलरिटी का प्रयोग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, पी क्यू। तो पहले पी क्यू को टारगेट कर लें, आपको ये निकालना है ना, के सामने कितना, पी क्यू बटे थीटा के सामने कितना 5 बराबर, मुझे बताएंगे अल्फा के सामने कितना 8 बटे अल्फा के सामने कितना 6। तो ये बन गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो पी क्यू आपका आ जाएगा 20 बटे 3, और जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 6.66 सेंटीमीटर, जो कि आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए? ये थोड़ा पेचीदा जरूर लग रहा है, लेकिन हकीकत में बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है और अगर आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटी पता है, 100% आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ पाए? तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, 100% आप इस क्वेश्चन को 100% आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हटा दूं इसे, चले हम छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर है, तो मैंने ये स्क्वायर बना दिया, और डायग्राम आपको दे भी रखा है, तो वो डायग्राम देख लेना आप, है ना। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, ABCD एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री, तो ये 45 कर दिया, ये M है, ये M कर दिया, ये N है, N कर दिया, और DM आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, और BN आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। आपसे MN की वैल्यू पूछिए। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, बाकी मैं तो बताने जा ही रहा हूँ आपको, है ना। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी जो दे रखे हैं वो मैं लिख देता हूँ। MN की वैल्यू आपको दे रखी है ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 7 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है आपको √12 सेंटीमीटर, और चौथा आपको दिया है 22/7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए करें फिर अपन, आप लोग करना, ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए मैं कह देता हूँ ये x है, क्या है ये x, और इसको मैं नाम दे देता हूँ y। ठीक, ABCD एक स्क्वायर है, इसका मतलब DC जो होगी वो BC के बराबर होगी, मतलब DC भुजा किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी। समझ गए? अगर ये 3+x है तो ये कितना आ जाएगा, y+4। समझ पाए? तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएंगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कह देंगे सर x-1 आ जाएगी। अरे हाँ है ना, तो इस y की जगह पर मैं x-1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब आप मुझे बताएं, ये 3+x है, तो ये भुजा भी 3+x होगी, और ये भी कितनी होगी, 3+x होगी, और ये भी 3+x हो चुकी है, आप देख लेना। ठीक है, समझ गए? अब मुझे बताएंगे अगर कोई एक स्क्वायर है तो इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। अगर ये 90 डिग्री है तो मैं बोलूँ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 - थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री का हो गया। समझ गए आप इस बात को? ठीक है, अब देखना है ध्यान से। मैंने कहा एक काम करिए, इस पर tan थीटा का फॉर्मूले का प्रयोग कर दो आप। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस,
तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 4 बटे बेस कितना है 3 + x। ठीक है कि नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया, इसमें भी यही tan की प्रॉपर्टी लगा दो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। यहाँ पे थीटा कितना है 45 माइनस थीटा, तो आप क्या कहेंगे सर, tan 45 माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर मतलब 3 बटे बेस मतलब 3 + x। समझ पाए। अब यहाँ पे tan 45 माइनस थीटा क्या होता है 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3 बटे 3 + x। समझ पा रहे हैं, है ना। जो बच्चे ने पूछा उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है कि नहीं, बाकी और सभी को भी समझ में आना चाहिए। ठीक, अब मैं कहता हूँ इसमें tan थीटा की वैल्यू पुट कर दें, पुट tan थीटा, मैंने कह दिया यहाँ पे tan थीटा को आप पुट कर दें। जैसे ही आप पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 4 बटे 3 + x बटे 1 प्लस 4 बटे 3 + x बराबर कितना आ जाएगा 3 बटे 3 + x। समझ पाए। अब यहाँ पे आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x - 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x - 1, नीचे कितना आ जाएगा x + 7 बराबर कितना आ जाएगा 3 बटे 3 + x। और अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² - x - 24 बराबर 0। कर देंगे आप इसे, ठीक है ना। और अब अगर मैंने पूछा x की वैल्यू क्या बनेगी, तो आपके दो आंसर आएंगे, 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 97 बटे 2, 24 चौक 96 और 1 97। ठीक है, और यहाँ पे माइनस तो हम लेंगे नहीं क्योंकि x क्या है अपनी साइड है, और साइड कभी नेगेटिव आ नहीं सकती, इसलिए यहाँ से मैंने माइनस को हटा दिया। समझ पाए, इतना आप लिख लेना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और आप समझ पाए होंगे, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ भी गई होगी। ठीक है ना, अब मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, आप ये लिख लेना, वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें लिख लेना, हटा रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, देखिए इधर ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। बाकी ये भी हटा देता हूँ और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा यार मुझे mn चाहिए, मैंने आपसे पूछा mn, तो mn आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। mn पाइथागोरस, इसमें m c वाले ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो mn कितना आएगा, रूट के अंदर x² प्लस x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो mn, तो जब आप x² करेंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 98 प्लस 2√97 बटे 4। समझ पाए। ऐसे ये प्लस है तो मैं प्लस लिख देता हूँ। x - 1, x की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे और जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 98 माइनस 2√97 बटे 4। समझ पा रहे हैं। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो mn बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 2 × 98 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 से ये कटेगा 49 बार, तो mn जो बनेगा रूट के अंदर 49, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे mn जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ लेंदी जरूर है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ से बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि ये लेंदी नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसे 3 से 4 बार अपने हाथों से निकाल दोगे, अपने हाथों के नीचे से इसको सॉल्व कर लोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर डेटा चेंज हो भी जाए तो भी आप इस क्वेश्चन को विदिन 1 मिनट में आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उस मैटर पे। समझ पा रहे हैं। हाँ ये थोड़ा लेंदी है, आपको इतना अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गणित ऐसा नहीं हो सकता कि पलक झपकते ही आंसर आ जाए। गणित ऐसा नहीं हो सकता कि पेन को हाथ नहीं लगाएं और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। गणित ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 100 क्वेश्चन को विदिन हर क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर लें, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 से 2 मिनट में सॉल्व किए जा सकते हैं, उनमें से हम इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। समझ पाए, समझ पा रहे होंगे आप इसे। चले हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। हटा दूं इसे, मैं हटाने जा रहा हूं इसे। ठीक है, देखना कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं करा देता हूं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, वो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इधर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। इन ट्राइंगल PQR, एक PQR ट्राइंगल है, बना देता हूं मैं यहाँ पे साथ ही साथ, बस सामने देखना। क्वेश्चन अच्छा है, मैं ये मना नहीं कर रहा कि क्वेश्चन अच्छा नहीं है, लेकिन 99% मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना। तो आप करिएगा इसे, बस क्वेश्चन पढ़ लो, मैं भी पढ़ देता हूं। एक ट्राइंगल PQR में एंगल P 120 डिग्री है। एंगल P जो दिया है वो कितना दिया है, 120 डिग्री। यहाँ पे
पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर खींच दिया, ये एस, ठीक है। और आपको दिया पी क्यू प्लस, ये कंडीशन दी है पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर, और आपसे एंगल क्यू पूछा गया है और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 40 डिग्री, बी ऑप्शन आपको दिया है 20 डिग्री, सी ऑप्शन आपको दिया है 30 डिग्री और डी ऑप्शन आपको दिया है 50 डिग्री, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, आपसे मैं खुद कह रहा हूँ कि इतने आसान तरीके से आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा दिमाग लगाएं, वीडियो को पॉज करके, हालांकि मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं जो कहता जा रहा हूँ उन वर्डिंग पे जरूर ध्यान देना, ठीक है। मैंने आपसे कहा इस पी क्यू के बराबर एक लाइन खींच दो इस तरीके से, इसको नाम दे देते हैं हम टी। मैंने आपसे क्या कहा, पी क्यू के इक्वल, मान लो ये 10 सेंटीमीटर की है तो एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो, अगर ये 50 सेंटीमीटर की है तो 50 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो। समझ पा रहे हैं? मैंने पी क्यू को खींचा, मतलब पी क्यू के बराबर एक पी टी लाइन खींच दी मैंने, ये तो ये दोनों लाइन बराबर हो गई। मैंने यहाँ पे खींच दिया क्या, कि पी क्यू बराबर पी टी, मैंने इस तरीके से लाइन खींच दी, ठीक है। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, ये एक ट्राइंगल है, इससे रेड पेन से खींच देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना इधर, है ना। ये एक ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समझ गए होंगे। और अगर दो साइड बराबर हैं और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो ये दोनों साइडें भी क्या हो जाएंगी, बराबर। समझ पाए? ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि अगर दो साइड इक्वल हैं और यहाँ से आप ऐसे परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, मतलब ये दोनों साइड क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, जिसके कारण मैं यहाँ पे लिख दूं, जिसके कारण क्यू एस जो है वो एस टी के बराबर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब ध्यान से सुनना है इधर, मैंने आपसे कहा कि एक काम करिए, मैंने आपसे कहा क्यू एस की जगह एस टी रख दो, पुट एस टी। मैंने आपसे कहा पुट क्यू एस, तो पी क्यू प्लस क्यू एस की जगह कितना लिख दूं, एस टी बराबर कितना, एस आर। अरे हाँ है ना। और अगर मैं पूछूं यार एस आर कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर एस आर जो होगा वो एस टी प्लस टी आर होगा, यही तो बोलेंगे आप, हाँ है ना। तो यहां से अगर आप पुट करेंगे तो पी क्यू प्लस एस टी बराबर एस आर कितना हो जाएगा, एस टी प्लस टी आर। समझ पाए? यहां से अगर एस टी से एस टी कट जाएगा तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, टी आर के बराबर हो जाएगा। ये छोटी सी बात समझ पा रहे हैं? तो पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी आर के बराबर, मतलब ये साइड और ये साइड तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? आपका क्वेश्चन खत्म, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। पहले आप इतना उतार लो जिससे मैं सारी चीज़ें इसमें से हटा दूं और फिर हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिख लो ये सारी चीज़ें। पहले तो आप यही लिखना कि पी क्यू के बराबर एक पी टी लाइन खींची है हमने, और फिर हमने कौन सी थ्योरम लगाई इसमें, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज की थ्योरम लगाई कि अगर ये दो साइड बराबर है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैंने ये करा। अब मैंने पूछा एस आर कितना हुआ, तो एस टी प्लस टी आर हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। समझ पाए? तो मैं इस चीज़ों को हटा दूंगा, बस अब समझना, अब क्वेश्चन खत्म, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा, आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कैसे, ध्यान से सुनना, ये टी है आपका, ठीक है। मुझे बताएंगे अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, हाँ है ना। और ये थीटा थीटा, तो ये बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा। समझ गए होंगे? अब फिर से वही बात कर रहे हैं। चलो मैं इस एक पल के लिए मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है, एक पल के लिए इसको हटा देता हूँ, ठीक। अब मुझे बताएंगे ये एक ट्राइंगल है आपका, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके सामने वाला एंगल 2 थीटा है, तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए इधर, बस इस क्वेश्चन को, इस ट्रायंगल को दोबारा बना देते हैं। कौन कौन सा है, पी क्यू आर, ये एंगल अगर 2 थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना दिया है, 120 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180, तो आ जाएगा 120 प्लस 3 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू, हाँ है ना, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। आपसे कौन सा एंगल पूछा, एंगल क्यू, आपसे एंगल क्यू पूछा है,
आपसे क्या पूछा, एंगल क्यू, एंगल क्यू कितना है 2 थीटा है, तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, तो ये 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए, कर दोगे आप लोग, है ना। चलो आज के लिए काफ़ी है, आज बहुत सारे क्वेश्चन हो गए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, टफेस्ट थे, थोड़े से मतलब दिमाग लगाने वाले थे, थोड़े पेचीदा थे, तो आप इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे हम यानी कल फिर हम सेशन 4 लेकर आएंगे, डाउट सेशन 4। आज के लिए काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर आते हैं, यानी कल फिर मिलेंगे हम वीडियो में। आज के लिए यहीं तक हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।